पीएम आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थियों किसानों को मिलेगा पैसा। पीएम के काशी दौरे के लिए उत्तराखंड से मंगाए गए फूल। पहली बार पिथौरागढ़ के आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। 21 जून को सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बद्रीनाथ और मंगलौर का प्रचार गरमाएंगे भाजपा के 40 स्टार प्रचारक। सबसे पहले सीएम धामी का नाम, सांसद और पूर्व सीएम भी करेंगे प्रचार। चारों धामों में भीड़ बढ़ने से पहले मिलेगा अलर्ट। यमुनोत्री में क्राउड आई डिवाइस लगाने की तैयारी। अब यमुनोत्री धाम में डिवाइस लगाने की है तैयारी। वीकेंड पर जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। 7,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। 3 किलोमीटर दायरे में सड़क किनारे वाहनों की लगी लंबी कतार। भीषण गर्मी में भट्टी बना देहरादून शहर। सीजन में तीसरी बार 43 डिग्री पार पहुंचा पारा। गर्म हवाओं का ऑरेंज अलर्ट। बारिश नहीं होने से गर्मी दिखा रही प्रचंड रूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे सम्मान निधि की 17वीं किस्त। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा पैसा। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री के काशी दौरे के लिए उत्तराखंड से मंगाए गए फूल। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला यूपी दौरा होगा। तो प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे सम्मान निधि की 17वीं किस्त। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा पैसा। प्रधानमंत्री के काशी दौरे के लिए उत्तराखंड से मंगाए गए फूल। और वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला यूपी दौरा होगा। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला यूपी दौरा होगा, जहां पर वो आज किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे और देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को ये सम्मान निधि किस्त जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री के काशी दौरे को देखते हुए उत्तराखंड से भी फूलों को मंगवाया गया है। आपको बता दें कि काशी पहुंच रहे हैं आज प्रधानमंत्री और उनके स्वागत के लिए फूलों का उत्तराखंड से मंगवाया गया है। फूलों को उत्तराखंड से मंगवाया गया है और पुष्प वर्षा भी प्रधानमंत्री पर की जाएगी। कुछ इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। तो वहीं आपको बताते हैं पिथौरागढ़ में पहली बार में होगा योग दिवस का आगाज। पिथौरागढ़ में पहली बार होगा योग दिवस का आगाज। पिथौरागढ़ में पहली बार में होगा योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। 21 जून को धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पिथौरागढ़ में पहली बार होगा योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। 21 जून को धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। तो पिथौरागढ़ में पहली बार होगा योग दिवस का आगाज। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। 21 जून को धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाएगा। तो पिथौरागढ़ में पहली बार किया जाएगा योग दिवस का आगाज, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि 21 जून को मुख्यमंत्री धामी करेंगे पार्वती सरोवर से योग दिवस का शुभारंभ। कांग्रेस के उपचुनाव प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के उपचुनाव प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला चुनावी मैदान में उतरेंगे। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा।
तो खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के उपचुनाव प्रत्याशियों के नामों की हुई घोषणा। बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला चुनावी मैदान में उतरेंगे। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। तो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होगी प्रत्याशियों की घोषणा। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के उपचुनाव प्रत्याशियों के नामों की हुई घोषणा। बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला चुनावी मैदान में उतरेंगे। मंगलौर से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होगी प्रत्याशियों की घोषणा। बद्रीनाथ और मंगलौर पर बीजेपी झोंकेगी ताकत। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। बद्रीनाथ और मंगलौर पर बीजेपी झोंकेगी ताकत। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। लिस्ट में सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम। सांसद और पूर्व सीएम भी करेंगे उपचुनाव में प्रचार। बद्रीनाथ और मंगलौर पर बीजेपी झोंकेगी ताकत। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। लिस्ट में सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम। सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी उपचुनाव में करेंगे प्रचार। बद्रीनाथ और मंगलौर पर बीजेपी झोंकेगी ताकत। बीजेपी के करीब 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी हुई जारी। लिस्ट में सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम। सांसद और पूर्व सीएम भी करेंगे उपचुनाव में प्रचार। बद्रीनाथ और मंगलौर पर बीजेपी झोंकेगी ताकत। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी हुई है जारी, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम है और मुख्यमंत्री भी इन सीटों पर ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी उपचुनाव में प्रचार प्रसार को धार देते हुए नजर आएंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी भी ताकत झोंकती नजर आएगी। तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार चारधाम यात्रा के संचालन के लिए अब नए मार्गों पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को कोटद्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने यमुनोत्री धाम की धारण क्षमता बढ़ाने को कार्य योजना तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी साफ किया कि प्राधिकरण के पास प्रदेश की सभी यात्राओं के संचालन की जिम्मेदारी रहेगी। चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सिर्फ चारों धामों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि प्रदेश में सभी प्रकार की यात्राओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण के पास ही रहेगी। उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। साथ ही सरकार के मंत्रियों को भी तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तरकाशी में भी देखने को मिला, जहां प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी के दौरे पर थे। इस दौरान होटल एसोसिएशन व अन्य संगठनों ने मंत्री वापस जाओ के नारे लगाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को कोटद्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसका अभी से विरोध शुरू हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे
इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समयों में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो। ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूंगा। तो हमारा तो ये तो आप सभी को अवगति है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारी 4 धाम की यात्रा है और सदियों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, और उसका मुख्य जो पड़ाव है हरिद्वार ऋषिकेश से माँ यमुना, गंगा और केदार घाटी और बद्री विशाल वापस हरिद्वार। लेकिन विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका अभी जो है प्रोग्राम हो रहा है कि हम यात्रा रामनगर से शुरू करेंगे और वहां से आपका केदार, बद्री, और अगर लास्ट में किसी को आना होगा यमुनोत्री और गंगोत्री तब आएंगे। नहीं तो ये जो है 4 धाम का जो सदियों से चल के आ रखा है, ये पूर्व वेदों में भी वर्णित है कि सबसे पहले जब पैदल यात्रा चली थी तब भी जो है ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू हुई थी, और उसके बाद जब वाहन शुरू हुए तब भी वहीं से चली है। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा अभी मुख्य रूप से हरिद्वार ऋषिकेश से संचालित होती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुँचने के चलते जाम की समस्या भी बढ़ी है। ऐसे में 4 धाम यात्रा का संचालन किस तरह से कोटद्वार से किया जा सकता है, इसकी भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा भी धामी सरकार यात्रा प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यात्रा प्राधिकरण के पास प्रदेश की सभी यात्राओं के संचालन की जिम्मेदारी रहेगी। 4 धाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सिर्फ 4 धामों तक सीमित नहीं होगा। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू कर दिया है। साथ ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। प्रदेशवासियों, भारतवर्ष की जनता से हमारा निवेदन है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। शंकराचार्य आदि लोग भी यहाँ पर जो है समय समय पर आए हैं। आदि शंकराचार्य महाराज जी ने उत्तराखंड में 4 धामों की व्यवस्था की थी, और यह व्यवस्था दाहिनी परिक्रमा से होकर के बाएं तरफ पूर्ण होती है। वर्तमान में ज्ञात हुआ है कि सरकार जो है इस उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है, जो ग्रीष्म काल में चलती है, इसको जो है दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। करें, विकास करें, कहीं भी यात्रा को ले जाए, हम उसका स्वागत करें। फिर आया है केदारनाथ और फिर आया है बद्रीनाथ। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी ने जब बद्रीनाथ जी की स्थापना की तो थुलिंग मठ से जो बद्रीनाथ की मूर्ति लाए, तो इसी जगह पे भगीरथ तप स्थान, इसलिए मैं कह रहा हूँ भगीरथ तप स्थान, इसी भगीरथ के स्थान पे लाया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या ये मेरा ये आज का जो वर्तमान समाज है ये नहीं कह रहा। ये उस समय जो है ब्रह्मा जी ने नारद को कह दिया कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर राजा भगत ने 5500 वर्ष तक तपस्या की, उसी स्थान पर जगत गुरु शंकराचार्य ने थुलिंग मठ से वो मूर्ति लाई और बद्रीनाथ में स्थापना की। जब बौद्धों का आक्रमण हो गया था, बौद्धों ने जो है जब वहाँ से जो है वो खंडित कर दी थी मूर्ति। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो केदार खंड है, केदार खंड में वर्णन है केवल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। देखिए, 4 धाम यात्रा मार्ग के विकल्पों पे विचार होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो है यात्रा सुगम हो, जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिक्कतें न हो, स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें न हो, स्थानीय नौजवानों को रोजगार भी बढ़े, इस पे व्यापक विचार विमर्श हो। और इसके लिए सरकार को तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए। इसके लिए सरकार को सभी रूटों पर जो है, जो वहाँ के नौजवान हैं, जो वहाँ के व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी व्यापक विचार विमर्श किया जाए। और जो है जो
श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी भी सुख सुविधा का ध्यान किस तरीके से रखा जाए। तो सर्वानुमति बना करके अगर सरकार चलेगी तो निश्चित तौर पर विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सरकार अगर मनमाने फैसले लेगी, मनमाने तरीके से अगर रूट तय करेगी, व्यापारियों के और स्थानीय रोजगार का ध्यान नहीं रखेगी, तो निश्चित तौर पर फिर विरोध होगा। तो सरकार किस तरीके से जो है यात्रा को सुगम बनाती है, ये उसकी कार्यकुशलता पर और अनुभव पर निर्भर करेगा। विरोध इसलिए हो रहा है कि जो परंपरागत हमारे मार्ग हैं, जो सदियों से चले जा रहे हैं, जिसके एक आप कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक महत्व है, उन मार्गों में परिवर्तन का लोग विरोध कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जिनको मान लीजिए रामनगर की तरफ से अगर यात्रा करनी हो तो करे, कोई रोक तो सकता नहीं है, कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन पूरी यात्रा को हम डाइवर्ट कर दें, ये हो नहीं सकता। कुछ चीजें व्यवहारिक नहीं है और जो होने वाली भी नहीं है। तो अनावश्यक एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर है, जैसे यमुनोत्री की बात आई, आप ही लोगों ने बात उठाई कि वहां पर इतना सकरा मार्ग है कि इतने ज्यादा यात्री वहां से निकलना मुश्किल हो गया, दुर्घटना का खतरा उसमें होने लगा। तो वहां पर भी हमको कुछ वैकल्पिक मार्ग देखना पड़ेगा। हम लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी कुछ वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन पूरी यात्रा ही डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। अनावश्यक रूप से लोग इस बात को उठा रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की कोशिशों में लगी हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने नए यात्रा मार्गों और यात्रा प्राधिकरण के गठन के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हालांकि सरकार के इस संबंध में निर्णय लेने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। सवाल ये है कि क्या जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसले को वापस लेंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सीएम धामी ने राज्य अतिथि गृह में पेयजल, विद्युत आपूर्ति के साथ ही वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम धामी ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग और तापमान बढ़ने से नदियां और जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। इन्हें सूखने से बचाने के और पुनः रिचार्ज करने के लिए प्रदेश सरकार ने वाटर रेजुनेशन बोर्ड बनाने की पहल शुरू करते हुए देहरादून में प्रदेश भर के लोगों के साथ मिलकर जल उत्सव और पर्यावरण संरक्षण मनाया गया, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। ये हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ये जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण हमारा लगातार कम, उसका स्वच्छता का जो रेट है वो कम होता जा रहा है। हमारे धारे, नौले, स्रोत, गाड़, गधेरे लगातार सूख रहे हैं। तो उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से वाटर रेजुनेशन बोर्ड ऐसा बनाने का भी काम शुरू किया है। उसके तहत जो हमारे इस प्रकार के पुराने स्रोत हैं, गाड़ गधेरे हैं, वो कैसे पुनः रिचार्ज हों, अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण हो और जन सहभागिता इसमें हो। जल संरक्षण और जल संचय को लेकर अभी हमने राज्य के अंदर इसकी शुरुआत की है और एक सप्ताह जल संरक्षण और जल संचय का देहरादून में जल उत्सव के रूप में मनाया था। उसमें पूरे प्रदेश के लोगों को उसमें जोड़ा था। आगे भी ये हमारा अभियान चलेगा। बरसाती नदी के तटबंध टूट जाने से लक्सर कस्बे और आसपास के गांव में बाढ़ आ गई। हालात ये हो गए कि कस्बे के अंदर बाजार में नाव चलती हुई नजर आई। हरिद्वार शहर के हालात भी कुछ इसी तरह के थे। यहाँ भी सड़कें समंदर हो गई। मध्य हरिद्वार क्षेत्र में जलभराव हो जाने से लोगों के घरों, दुकानों, शोरूमों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ। शहरी क्षेत्र में जलभराव न हो, इसके लिए प्रशासन ने एक बड़ा नाला बनाना प्रस्तावित किया। हालांकि 15 करोड़ की लागत से बनने वाले नाले सिर्फ बैठकों में ही बनते रहे। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं लक्सर, खानपुर और देहात क्षेत्र में गंगा और बाणगंगा के तटबंधों की मरम्मत कराई जानी थी, लेकिन यहाँ भी औपचारिकता भर निभाई जा रही है। बाणगंगा के टूटे तटबंध पर तो मिट्टी और पत्थरों के पैचिंग की जगह मिट्टी के कट्टे लगाए गए हैं। अब ये तो प्रतिवर्ष ऐसे ही झेलना पड़ रहा है जी। यहाँ कोई मरम्मत नहीं होती इसकी।
जो फसलें हैं इस सब पानी भरकर सारी नष्ट हो जाए, बरसात में कुछ कटाव में चल जाए। ये 4 मल्टी के लिए बरसात में दिखाओ 2-4 कट्टे घेर को। कितना लंबा तक बना जो टूटा हुआ? ये रामसा वाले तक है जी, यहाँ से कई किलोमीटर पड़ रहा। हाँ, गांव में भी जाता है पानी खेतों के जरिए। जब तटबंध टूटा हुआ तो गांव में घुस जाता है तटबंध पार करके। अभी जो भगत सिंह चौक से पानी को डाइवर्ट होना है ना, उसमें सिंचाई विभाग ने योजना बना दी है और शासन को ये प्रेषित कर दी है। शासन में बीच में मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिए, तो उसको भी फॉलो करके उसका कंप्लायंस करके उसको दोबारा भेज दिया, तो जल्दी से जल्दी वो स्वीकृति हो जाए। वो 115 लाख की है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसे स्थान जो लास्ट में जहाँ पे दिक्कत हुई थी, जहाँ पे नहरें बंद थी या नहरों में सफाई बहुत सालों से नहीं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में तो हम लोग नगर पालिका के माध्यम से जितने भी नहर हैं उनकी सफाई करवा रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से हम इसकी सबकी सफाई करवा रहे हैं। रामनगर में पुलिस और प्रशासन और परिवहन विभाग ने टीम द्वारा आम डंडा क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक पुलिस को देखकर मौके से भागने लगा। पुलिस ने युवक का पीछा करते हुए उसे हिरासत में लिया और जब बैग की तलाशी ली तो बैग के अंदर 7.5 किलो गांजा बरामद हुआ। देखिए, कल ये हमारे प्रशासन और पुलिस की संयुक्त चेकिंग शाम के समय में ये आम डंडा में चल रही थी, तो उसी दौरान में एक व्यक्ति जो है वो जहाँ पर चेकिंग चली थी उधर से आ रहा था, तो कुछ हड़बड़ाहट टाइप में था, तो पुलिस ने उसको रोका, जो भी हमारी चेकिंग टीम थी। तो उसके चेक करने पर जो है उसके पास से 7.5 किलो गांजा मिला है। उसका नाम जो रिजवान है, जो ये शाहबाद रामपुर का रहने वाला है, जो हाल निवासी जो है शक्तिनगर यही रामनगर में रहता है। तो उसके खिलाफ जो है इस थाने कोतवाली में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा उसको मेडिकल कराने के पश्चात जो है रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। लगातार जिले में प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच गर्मी में आमजन परेशान नजर आ रहे हैं। राहगीरों ने पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र के समाजसेवी भी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि शुद्ध पेयजल पीने को आसानी से मिल सके। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में मरीजों की सुविधा के लिए समाजसेवी रामजी मित्तल ने ठंडे पानी का वाटर कूलर लगाकर अस्पताल को समर्पित किया। चिलचिलाते गर्मी में तन को राहत दिलाने के लिए इन दिनों लोग एक तो शरबत का मजा ले रहे हैं, दूसरा वाटर पार्क में डेरा जमाए बैठे हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां शहर के कुछ दूरी पर स्थित बेलबाबा मंदिर के पास स्थित वाटर पार्क में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोग और पर्यटक अपने बच्चों के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आए और वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने बातचीत भी की। क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरिद्वार से अपने बच्चों के संग अपने मम्मी पापा के घर, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। क्लीन वाटर है, एकदम फ्रेश और खूब मज़ा आ गया। बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत गर्मी इतनी है कि कहीं रह नहीं सकते हैं, लाइट कितनी गई है, तो कहीं बच्चों को ठंडी जगह चाहिए तो यहाँ वाटर पार्क मेरे को बहुत, मैंने सुना इसका नाम, तो मैं यहाँ से आई हूँ। मैं तो आया हूँ वैसे मुंबई से, और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं आप, जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खास तौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन। कल की डेट में मैंने देखा था 44 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में। हमने अपने मोबाइल में देखा था ना यहाँ का, तो बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हल्द्वानी से हम आए हम लोग। ये हमारी भांजी मुरादाबाद से आई हुई है, तो मामा बोली घुमाने ले लो, तो मैंने चलो घुमा के आज नदी देख के आता हूँ पार्क कैसा हुआ का। तो यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।